हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का कंप्लीट सिलेबस। जितने भी टॉपिक्स आपके सीटेट में दिए गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि ये एक ही वीडियो में आज कंप्लीट हो जाए, आज ये पूरा डिस्कशन हो जाए। नहीं हो पाया तो एक वीडियो और बना लेंगे। बाकी पूरी कोशिश है मेरी कि ये पीपीटी आज मैं पूरी डिस्कस कर सकूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाला भी बिल्कुल भी टाइम आप लोगों के पास में है नहीं, है ना। तो देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आपका लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, कुछ की पॉइंट्स आप याद रखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होती भी है तब भी आपको ये हेल्प करेंगे समझने में। लैंग्वेज एक्विजिशन आपका सबकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि आप उसको सीख जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एफर्टलेस आप इसको सीखते हैं और इसको हम ज़्यादातर ये आपकी L1 होती है। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, L1, जिसको कि आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, जो कि आपकी मदर टंग हो सकती है। मदर टंग होगी, नेचुरली सीखेंगे आप बिल्कुल। रीजनल लैंग्वेज आपकी हो सकती है, ऑब्वियसली सी बात है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसको आपको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उसके रूल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप नेचुरली सीख जाएंगे। ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि आपकी क्षेत्रीय भाषा जो है वो भी आपकी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन में आती है। तो इनमें से कोई भी बात जो आपसे पूछ ली जाए, मदर टंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, वर्नाकुलर, L1, तो ये सब चीज़ें आपकी कैसे होती हैं, नेचुरल तरीके से सीखी जाती हैं। बिल्कुल एक नेचुरल आपकी एनवायरनमेंट में रहते रहते आप एक्वायर कर लेते, चीज़ों को अर्जन कर लेते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं भाषा का अर्जन करना। ठीक है, बिना किसी एफर्ट के, आप कोई फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाते हैं कहीं पर भी, इनफॉर्मली आप इसको सीख जाते हैं। कोई आपको रूल्स नहीं सिखाता। भाई आपके घर में हिंदी बोली जा रही है, आपने बचपन से हिंदी सुनी, आपने सीख ली, किसी ने आपको बैठा के नहीं सिखाया, है ना। तो ये वो वाली बात है आपकी। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात। जो चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे आएगा आपका। ये क्या होगा आपका, ये आपका एक कॉन्शियस प्रोसेस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका, एक कॉन्शियस प्रोसेस रहेगा। लैंग्वेज लर्निंग जो होती है आपकी, इसमें वो आपकी एफर्ट लेस थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ रूल्स होंगे आपके, ठीक है, कुछ किसी ग्रामर भी होगी, ठीक है, कोई सिंटेक्स भी होगा आपका, सिंटेक्स होगा, स्ट्रक्चर होगा, सब चीज़ होगी लैंग्वेज लर्निंग में आपकी। भाई जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो हिंदी क्या करेंगे आप, एक्वायर कर लेंगे। लेकिन दूसरी कोई भी भाषा, फिर वो चाहे इंग्लिश हो चाहे वो कुछ और हो, ठीक है, वो क्या होगी आपकी L2 रहेगी। और वो क्या करेंगे आप उसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, एक्वायर आप करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज को, लर्न करते हैं सेकंड लैंग्वेज को। इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम समझें इसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। टारगेट यानी कि इसको सिखाना है हमें बच्चे को। आप फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज क्या होगी आपकी, लैंग्वेज लर्निंग में आएगी। आपकी क्या होगी, ये आपकी दूसरी भाषा रहेगी, L2 रहेगी आपकी। ठीक है, इसमें आपका रूल्स, ग्रामर, सब चीज़ें जो होंगी आपकी किसी अदर से आपको सीखना पड़ेगा फॉर्मल तरीके से। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, दोनों याद रखना है आपको, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जो कि है आपके नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, इन्होंने एक डिवाइस के बारे में बात की है, LED। ठीक है, LED के बारे में बात की है, जिसको कि हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इसको क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं भाषा अर्जन क्षमता। ठीक है, भाषा अर्जन क्षमता यानी कि बच्चा जो है नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग भाषा अर्जन करने की क्षमता यानी एबिलिटी के साथ पैदा होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, भाषा के साथ पैदा नहीं होता है, वो बोलते हुए पैदा नहीं होता है, लेकिन हाँ उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि उसके आसपास में जो भी चीज़ें, जो भी भाषा बोली जा रही होगी वो उसको नेचुरली एक्वायर कर लेगा। ये एबिलिटी होती है नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर या जनरेटिव ग्रामर की बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर मतलब आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, उन्हें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये लड़का है तो तुम्हें इसको जाता है कहना है, ये लड़की है तो इसको तुम्हें जाती है कहना है। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कॉमन एक ग्रामर होती है आपकी सभी लैंग्वेजेस में, वो क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट से अपने आप एक्वायर कर लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है आपको। तो एक
एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो सब लैंग्वेजेस में काम करती है और जो बच्चे अपने आप से बहुत ही सहज तरीके से एक्वायर कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। अगर पूछ लिया जाए एलईडी के बारे में तो किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ने। यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर के बारे में किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की ने बात की है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बनता है। ठीक है, फटाफट से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, एक आता है आपका बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल क्या होता है आपका? यानी कि दो भाषाओं को जानने वाले इंसान को हम कहते हैं बाइलिंगुअल। जैसे कि आपकी क्लास है, अब ये क्लास हो रही है आपकी, तो क्या है? ये बाइलिंगुअल है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो आपका इंग्लिश में है, बट मैं आपसे बात हिंदी में कर रही हूँ, समझा भी हिंदी में रही हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस चल रही है, यानी कि बाइलिंगुअल है आपका। पॉलीगॉट्स क्या होता है? जिसको 4 से 5 भाषाएं आती हैं। ठीक है, पॉलीगॉट्स किसको कहते हैं? जिसको 4 से 5 भाषाएं आती है। भाई हिंदी आती, इंग्लिश आती, उर्दू आती, मराठी आती है, तो क्या होगा? वो पॉलीगॉट्स कहेंगे हम उसको। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट है, मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको हम कहते हैं बहुभाषिकता। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? बहुभाषिकता कहा जाता है हिंदी में इसको। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें पोषित करना है, हमेशा याद रखना है, इसको हमें एज अ रिसोर्स, एज अ एसेट यूज़ करना है हमें इसको। ठीक है, एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ करना है और एक एसेट की तरह यूज़ करना है। बहुभाषिकता को आपको कक्षा में कभी भी नकारना नहीं है। भाई आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, वो अलग अलग भाषाओं से आए हैं, उनके पास में अपनी अपनी मदर टंग की एक वोकैबुलरी होती है, तो आपको क्या करना है? उसको आधार बना करके आपको उनको क्या करना होता है? टारगेट लैंग्वेज को सिखाना होता है। ठीक है, भाई कोई हिंदी भाषी उससे आया है तो आपको उसकी मदर टंग को यूज़ करते हुए उसको इंग्लिश को सिखाना है या कोई अदर लैंग्वेज को सिखाना है। तो आपको याद रखना है, बहुभाषिकता को आपको क्या करना है? पोषित करना है, एक एसेट की तरह यूज़ करना है, एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस देनी है आपको उसको क्लासरूम में। NCF 2005 भी इसी बारे में बात करता है कि आपका जो बहुभाषिकता है उसको आपको क्या करना चाहिए? पोषित करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात NCF बात करता है मदर टंग को यूज़ करने के लिए कि भाई जो प्राइमरी क्लासेस हैं उसमें कम से कम क्या होगा? आपकी बच्चे की क्या है? मदर टंग में भाषा जो है, शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए, ऐसा NCF कहता है। NCF की कुछ और चीज़ें एक और देख लेते हैं। सब में NCF पूछा जाता है, किसी भी उसमें पूछा जा सकता है आपका NCF क्या कहता है? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ो, है ना? ज्ञान को क्या करना है? आपको बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक है, इंग्लिश की बात अगर कर ली जाए तो इंग्लिश में भी ये कहते हैं कि आप उनको इंग्लिश को क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाए बच्चे को, जो उसको यूज़ में आए। ठीक है, उसको रटाई ना जाए चीज़ें। ठीक है, इस मेथड से आप उसको सिखाया जाए। ठीक है, बस्ते के वजन को कम करना है, ये सब चीज़ें आपका NCF बताता है। इसके अलावा 3 लैंग्वेज फार्मूला, कोठारी कमीशन जो आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? भाई 3 भाषाएं, अगर आपका कोई हिंदी स्टेट है, ठीक है, हिंदी स्टेट है तो वहाँ पे क्या होगा? हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और एक अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी आपकी। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। नॉन हिंदी अगर स्टेट है तो वहाँ पे एक आप वहाँ की जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी वो, एक साथ में हिंदी और तीसरी आपकी इंग्लिश। ठीक है, तो इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को जो है हमें अपनी टीचिंग में क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, लैंग्वेज के एक्विजिशन में और लैंग्वेज के लर्निंग में, दोनों में अगर किसी चीज़ का अंतर आता है तो लैंग्वेज के एनवायरनमेंट का। ठीक है, एक्विजिशन क्या होती है? अगर आपको एनवायरनमेंट मिला तो आप जो मर्जी भाषा आपके एनवायरनमेंट में बोली जा रही है वो आप एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, लर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का फर्क होता है दोनों में आपका। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज। ठीक है, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है आपका। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इज अ, यहाँ पूछा गया इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बोला जाए अगर, और पूछा जाए इंग्लिश इज आ, कौन सी है? तो आपकी सेकंड रहेगी। यहाँ पे आपका इंडिया का जिक्र नहीं किया गया है। अगर इंडिया में पूछ लिया जाए, ठीक है, जो कि एक बहुभाषिकता वाला देश है, तो हम क्या कहेंगे? ग्लोबल है। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। एक इंडिया के भी पूछा गया है, इंग्लिश क्या है? इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। इसमें पूछा जाए कि आपकी इंग्लिश क्या रहेगी, तो क्या रहेगी? आपकी एक ग्लोबल लैंग्वेज रहेगी।
ठीक है। बिना इसके पूछ लिया जाए तो सेकंड लैंग्वेज रहेगी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, मल्टीलिंगुअल कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया जाए तो आपका क्या रहेगा, ग्लोबल लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। फटाफट से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लैंग्वेज की स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लैंग्वेज की आपकी 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको हम कहते हैं LSRW। इनको हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटेड मैनर में सीखना होता है। लैंग्वेज क्या होती है आप सबको पता है, जिसके तरीके से जिस भी एक टूल है, लैंग्वेज हमारा एक साधन है जिससे कि हम क्या करते हैं, आपस में अपनी बातों को, अपने मैसेजेस को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। ठीक है, अब आप किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये आप नहीं बता सकते ना अगर आप में लैंग्वेज नहीं है। हम ये डिस्कशन नहीं कर पाते अगर मैं लैंग्वेज नहीं जानती होती तो। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, एक टूल है हमारा कम्युनिकेशन का। ठीक है, लैंग्वेज की स्किल्स क्या होती है, देखो भाषा तो सबको आती होती है, लेकिन स्किल क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज की स्किल होती है यानी कि कौशल। अब लिसनिंग सुनते तो हर कोई है, लेकिन स्किल किसको कहेंगे, स्किल कहेंगे जिसको कि सुनी हुई बात को ध्यान से पेशेंटली सुनना आता है और फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करना भी आता है। मतलब जिन शब्दों में मैंने बात को कहा, आपने उन शब्दों में बातों को समझा, उसको कॉम्प्रीहेंड किया, पेशेंसली उसको आपने सुना, वो आपका लिसनिंग का स्किल कहलाएगा। ये स्किल भी हर एक में ज़रूरी नहीं है अच्छी हो। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, 50 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस वीडियो को 10 मिनट में देख करके हट जाते हैं क्योंकि उनकी लिसनिंग की स्किल अच्छी नहीं है, पेशेंस नहीं है उनके अंदर सुनने का कि वो चीज़ों को पेशेंटली सुन सके। उनको क्या, अच्छा ये बता रही है क्या मैम, अच्छा ठीक है ये मुझे आता है, अच्छा ये भी मुझे आता है, अच्छा ये बता रही है, चलो ये भी मुझे आता है, पेपर में वही जा करके अटक जाते हैं फिर। ठीक है, तो पेशेंटली सुनना भी आपका लिसनिंग स्किल में आता है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्किल कहते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है, जब वो इस दुनिया में आता है तभी वो सुनता है सब चीज़ें, फिर उसके बाद में वो बोलना सीखता है, उसके बाद में वो लिखना पढ़ना सीखता है। तो ये दोनों आपकी सेकेंडरी स्किल्स में आती है और LS आपकी प्राइमरी स्किल्स में आती है। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग आपकी इसमें आती है, सेकेंडरी स्किल में आती है। ठीक है, इसी तरीके से स्पीकिंग, भाई बोलना तो हर किसी को आता है, लेकिन एक अपनी बात को कहने का एक ढंग जो है वो हर एक इंसान में अलग अलग होता है। कोई इंसान सेम बात को एक इतने मतलब भद्दे तरीके से कहता है कि वो आपको पसंद नहीं आएगी, एक दूसरा इंसान उसी बात को इतने एक सलीके से कह देता है कि वो बात आपको जच जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, तो स्पीकिंग की स्किल हो गई, इसी तरीके से रीडिंग की स्किल होती है, इसी तरीके से राइटिंग की स्किल होती है। भाई आपने देखा होगा UPSC भरते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, लाखों लोग UPSC का एग्जाम भरते हैं, लेकिन उसमें से क्लियर कुछ लोग कर पाते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। सिर्फ आपको बहुत कुछ आता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस चीज़ को जो आपको आता है उसको आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कितना इफेक्टिवली आप उसको लिख पाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो वो आपकी राइटिंग स्किल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिसेप्टिव स्किल, आपकी 2 तरीके से होती है, लिसनिंग और रीडिंग। दोनों आपकी क्या होती है, रिसेप्टिव स्किल होती है। लिसनिंग यानी सुन करके क्या करते हैं आप, चीज़ों को रिसीव करते हैं। ठीक है, रिसीव करते हैं आप। ठीक है, इनको हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं, मतलब आप एक्टिवली कुछ काम करते हैं। लिसनिंग कर रहे हैं तो आप एक्टिवली सुन रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं तो आप एक्टिवली मतलब रीड कर रहे हैं किसी चीज़ को। ठीक है, दोनों आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है। ग्रहणात्मक कौशल हम इसको कहते हैं। प्रोडक्टिव स्किल यानी कि आपका उत्पन्नात्मक मतलब उत्पादन करना किसी चीज़ का। ठीक है, ये होती है आपकी स्पीकिंग और दूसरी होती है आपकी राइटिंग। ठीक है, इन दोनों से एक एक वर्ड और निकलता है। स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी जो होती है उसको हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए मैंने ये वर्ड्स उठाए हैं आपके प्रीवियस ईयर से। और राइटिंग में आपकी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देखी जाती है। भाई राइटिंग में कोई फ्लुएंसी थोड़ी देखेगा, पेपर पे लिखी हुई चीज़ कैसे लिखी हुई है उसमें फ्लुएंसी थोड़ी ना दिखाई देगी, लेकिन आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी और राइटिंग में आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है। ठीक है, रिसेप्टिव स्किल होती है LS यानी लिसनिंग और रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल होती है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग। और LSRW इसको हम इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको सीखते हैं, एक इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं, यानी कि आप इनको आइसोलेशन में बच्चे को भाषा आप नहीं सिखा सकते, कोई भी कौशल आप इनको नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपकी लिसनिंग होती है वो आपकी सिमेंटिक होती है। ठीक है, स्पीकिंग होती है वो आपकी फोनेटिक होती है। फोन से साउंड से याद रखिए, स्पीकिंग आपकी फोनेटिक होती है। रीडिंग आपकी फोनेटिक और ग्राफिक दोनों होती है। भाई आप लिखी हुई चीज़ को भी रीड करते हैं, ठीक है, और सुनते भी हैं। कई बार जो बुक्स होती हैं आपकी ऑनलाइन आती हैं, तो फोनेटिक और ग्राफिक दोनों होती है। और अगर मैं बात करूँ राइटिंग की, तो ये आपका ग्राफिक एस्पेक्ट होता है, ये भी आप याद रखेंगे।
ठीक है। सिमेंटिक लिसनिंग यानी कि सिमेंटिक यानी मीनिंग से मतलब है, जो आप सुन रहे हैं उसका मीनिंग भी तो आपको पता होता है ना, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं, 2 टर्म और आती है, एक आती है आपकी लिसनिंग, एक आती है आपकी हियरिंग। हियरिंग क्या होती है भाई, देखो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे आसपास में कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन मेरा उनकी तरफ ध्यान नहीं है, कॉन्शियसली मैं उनको नहीं सुन रही हूँ, ठीक है, सब कॉन्शियसली मैं उनको सुन रही हूँ, वो मेरे कानों में पड़ रही है, वो क्या है आपकी हियरिंग होती है। जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, जो आपकी काम की बात नहीं होती, कई बार उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ हियरिंग करते हैं, ठीक है। लिसनिंग क्या होता है, जब हम ध्यान से सुनते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, उसको समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, वो आपकी होती है लिसनिंग। दोनों में ये अंतर होता है, लिसनिंग में और हियरिंग में आपका, ठीक है। अगर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो 1600 भाषाएं आपकी होती हैं जो कि आपकी बोली जाती हैं। 22 ऐसी भाषाएं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी गिवन है, ठीक है। 22 लैंग्वेज आपकी क्या है, संविधान में गिवन है। 13 आपकी स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, और 720 आपकी क्या है, डायलेक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज़, 2 टर्म्स आपकी और आती है, एनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग क्या होता है आपका और डिकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग होता है आपका स्पीकर साइड, ठीक है। डिकोडिंग होता है आपका लिसनर साइड, ठीक है। डिकोडिंग क्या होता है आपका, लिसनर साइड होता है। एनकोडिंग यानी कि मैं कुछ वो चीज़ आपको बोल रही हूँ, कोई मैसेज आपको दे रही हूँ तो मैं एनकोड कर रही हूँ, और आपको उसी तरीके से उस मैसेज को समझना है, उसको आपको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, तो क्या होगा, वो आपका डिकोडिंग होगा, ठीक है। किसी भी मैसेज को स्पीकर साइड से बोलना, उसको एक मैसेज को कन्वे करना, वो आपका एनकोड करना होता है। और दूसरा आपका लिसनिंग क्या हो गया, आपका डिकोड करना, ठीक है, वो हो गया आपका डिकोडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लिसनिंग में आपकी 4 तरीके की लिसनिंग होती है। एक होती है आपकी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाकायदा आपसे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है, वो लिसनिंग होती है जिसमें आप सुन तो रहे हैं लेकिन चीज़ों का मतलब आपको नहीं पता होता है। भाई आप किसी एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सोचिए आप किसी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है और किसी ऐसी लैंग्वेज में अनाउंसमेंट हो रही है जो आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है। भाई आपको कोई भी बंगाली में हो रही है या फिर कोई और लैंग्वेज में हो रही है, बंगाली, असमीज़, किसी भी भाषा को ले लीजिए, कोई यहाँ पे वो नहीं है, किसी भी भाषा में आपको वो भाषा आपको पर्टिकुलर नहीं आती है और आप उस अनाउंसमेंट को सुन रहे हैं, तो लिसनिंग तो आपकी हो रही है लेकिन आपको वो भाषा समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो रही है आपकी। कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग क्या होती है, अंडरस्टैंड करते हैं आप उसको, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग क्या होती है, जैसे मैं बोल पा रही हूँ, आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग होगी आपकी, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होता है, भाई जैसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, आप अगले को बता सकते हैं अच्छा तुम्हारी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरैक्शन होता है जब आपका लिसनिंग में, तो आपका क्या होगा, इंटरैक्टिव लिसनिंग होगा। उसके बाद में आता है आपका नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग, ठीक है। नॉन इंटरैक्टिव जिसमें कि इंटरैक्शन नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ लेकिन आपको अभी मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या करें, सुन तो रहे हैं आप मुझे, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, वीडियो सिर्फ चला करके छोड़ रखी है, मतलब मुझे नहीं मालूम है इस बारे में, तो नॉन इंटरैक्टिव यानी कि इंटरैक्शन नहीं है लिसनिंग के बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन इंटरैक्टिव। इसी तरीके से स्पीकिंग आपकी जो होती है, स्पीकिंग के भी 3 तरीके होते हैं, इंटरैक्टिव स्पीकिंग, नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग और पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग, ठीक है। इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती है, वही सेम चीज़, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्शन हो रहा है उनमें, एक अन्योन क्रिया है दोनों के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरैक्टिव स्पीकिंग होगी। नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग यानी कि इंटरैक्शन के बिना, मैं बोल तो रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपको या तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, अगर लाइव चल रहा है तो आपको लाइव में देना पड़ेगा, लेकिन आप मुझसे इंटरैक्ट मतलब फेस टू फेस एक इंटरैक्शन आपका नहीं हो पा रहा है। पार्शियली इंटरैक्टिव क्या होती है, भाई एक यही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप सुन तो रहे हैं, इंटरैक्शन तो हमारे बीच में हो रहा है लेकिन दोनों तरफा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं लेकिन कोई और चीज़ में अगर आपको कोई डाउट होने से आप रिटन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे स्पीकिंग की बजाय, ठीक है। आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, रिटन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप मुझे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो क्या हो रहा है, पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग हो रही है, ठीक है। एक टर्म आती है आपकी बॉटम अप अप्रोच, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से आपका, बॉटम अप अप्रोच आपकी क्या होती है, जैसे कि बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, बॉटम यानी कि यहाँ और अप यानी कि यहाँ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, बॉटम से अप की तरफ जाना। बच्चे को आपने पहले सिखाया ABCDEF, ठीक है, उसके बाद में आपने सिखा दिया BAT बैट, CAT कैट, ये सब लिखना सिखा दिया। उसके बाद आपने सिखाया दिस इज अ कैट, ठीक है,
एक लाइन बनाना सिखा दिया, उसके बाद में आपने उसको एक पैराग्राफ लिखना सिखाया, उसके बाद में आप पूरी कहानी लिखना उसको सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, पहले आपने उसको बॉटम से सिखाना स्टार्ट किया, नीचे से सिखाना स्टार्ट किया, फिर आप ऊपर गए। पहले आप क्या सिखाते हैं बच्चे को, प्लस माइनस ये सब सिखाते हैं, उसके बाद आप किस पे जाते हैं, बोर्ड मास के नियम पे जाते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करते हैं बच्चे को, मतलब नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर लेकर के जाते हैं बच्चे के लेवल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एक टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप से डाउन की तरफ आना, ये अप्रोच होगी आपकी टॉप डाउन अप्रोच। यानी कि जैसे कि आपका एक सीटेट का पैसेज ले लीजिए, आप उस पैसेज को कंप्लीट पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, आपको कंप्लीट स्टोरी पता है पैसेज के बारे में, यानी बिल्कुल टॉप पे हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें से उसके जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो आपको छांटने होते हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको छांटने होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो आप क्या कर रहे हैं, डाउन आ रहे हैं अभी। ठीक है, होल स्टोरी आपको पता है और आप धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को फिर बाद में सिखा रहे हैं, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच पे जा रहे हैं आप। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये देखिए, टेलिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर इज प्राइमरीली मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर डैश। भाई बच्चों को आप जो स्टोरीज सिखाते हैं वो आपकी क्या किस तरीके से हेल्प करती है लर्नर्स की। प्राइमरीली मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर डैश स्किल, बच्चों को जब आप स्टोरीज सिखाते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से हेल्प करती है बच्चे की, तो किस तरीके से हेल्प करती है, वो उनकी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, बच्चे की क्या करेगी, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। स्टोरीज जब बच्चे सुनते हैं तो एक उनकी लिसनिंग अच्छी होती है और उनकी वोकैबुलरी बढ़ रही है साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाइल डूइंग अ पैराग्राफ student come across some unknown words so they can see the dictionary what approach they follow। यानी कि अगर बच्चे ने एक पैराग्राफ पढ़ा है, while doing a paragraph student come across some unknown words so they see the dictionary। आपने बच्चों को क्या किया, एक पैराग्राफ दिया पढ़ाने के लिए, देन आपने उनको क्या कहा कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप किस तरीके की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे आप, इसमें पैराग्राफ बच्चे को पता है ऑलरेडी, उसको स्टोरी पता है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नॉन एज प्राइमरी स्किल। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से आपकी प्राइमरी स्किल जो होती है वो कौन सी होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दोनों आपकी क्या होती है, प्राइमरी स्किल होती है। भाई बच्चा सबसे पहले जब उसका बर्थ होता है तब से वो क्या करता है, लिसनिंग करना स्टार्ट करता है, यानी सुनना स्टार्ट करता है सबसे पहले, एंड देन उसकी स्पीकिंग की जो स्किल होती है वो आपकी इंप्रूव होना स्टार्ट होती है। तो दोनों आपकी क्या आती है, लिसनिंग और स्पीकिंग आपकी किस में आती है, प्राइमरी स्किल्स में आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें रीडिंग स्किल के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं हम रीडिंग स्किल के बारे में। ठीक है, अभी हमने बात किया लिसनिंग की कौन कौन सी आपकी सब स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीडिंग की स्किल के बारे में, सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग में आपका एक आता है स्कीमिंग। स्कीमिंग से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। रीडिंग क्या होता है आपका, स्कीमिंग क्या होता है, रीडिंग क्विकली टू गेट द जर्नल आइडिया। जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट के बारे में कुछ भी चीज़ आप ऐसी पढ़ते हैं जिसके बारे में आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया चाहिए होता है, वो आपका किस में आता है, स्कीमिंग में आता है। ठीक है, स्कीमिंग जैसे कि आप कोई बुक परचेज करने के लिए जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप वहाँ पर बैठ करके उस पूरी बुक को रीड करेंगे उसके बाद में उस बुक को परचेज करेंगे, नहीं, आप थोड़ा सा उसका राइटर के बारे में देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स है उसके बारे में देखेंगे और आप एक जनरल आइडिया ले लेंगे उस बुक के बारे में और आप उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब क्या होता है, एक जीस्ट निकालना, एक जनरल आइडिया लेना, स्किम करना यानी एक मलाई निकालना। ठीक है, उसके बाद आती है एक और सब स्किल होती है आपकी रीडिंग की जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है, जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपका क्या होगा, रोल नंबर लिस्ट लगी होगी, वहाँ आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर से कोई मतलब है, नहीं, आप क्या करेंगे, उस पूरी लिस्ट को एक तरीके से स्कैन करेंगे इस तरीके से, और जहाँ आपका रोल नंबर होगा वहाँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और आपका काम वहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो वो क्या होता है, आपका स्कैनिंग होता है। एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने ली, जैसे कि डिक्शनरी से
किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड पर जाएंगे, ठीक है। अगर डॉग निकालना है तो डी में जाएंगे, ओ में जाएंगे और आप उस पर्टिकुलर वर्ड को, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकाल करके आपका काम खत्म हो जाता है। स्किमिंग और स्कैनिंग अगर मैं दोनों की ही बात करूँ तो ये आपके दोनों ही रैपिड रीडिंग का पार्ट होते हैं, दोनों ही रैपिड रीडिंग में आते हैं। बट एक में आपका क्या होता है, स्किमिंग में आपका जनरल आइडिया लिया जाता है, स्कैनिंग में आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जाती है। एक होती है आपकी सब स्किल रीडिंग की प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के बारे में पूछा जाता है पेपर में कि प्रिडिक्शन जो है वो किसकी सब स्किल है, तो प्रिडिक्शन आपकी रीडिंग की सब स्किल होती है। जब भी आप कोई चीज़ रीड कर रहे होते हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आने वाले जो भी आपके चैप्टर्स हैं, आने वाले जो भी कहानी है उसके बारे में आप क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, क्या नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रीडिंग की तो यहाँ पे आपका आता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का मतलब क्या होता है, लाउडली पढ़ना। ये आपकी प्राइमरी स्टेज पर जो बच्चे की प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी लाउड रीडिंग होती है। लाउड रीडिंग में जैसा कि आपने सुना होगा, जब हम बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो टीचर भी बहुत लाउडली बोलता है, बच्चे उसके पीछे पीछे बहुत लाउडली बोलते हैं, तो ये लाउड रीडिंग होती है। इससे क्या होता है, आप अच्छे से देख सकते हैं कि बच्चा ठीक से प्रोनाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, सीख से वो लैंग्वेज को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, तो ये लाउड रीडिंग होती है। उसके बाद में एक थोड़ी सी अपर स्टेज पे जाते हैं जब हम, तो वहाँ पे आपकी साइलेंट रीडिंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, साइलेंटली पढ़ना। इससे क्या होती है, आपकी एक पैसिव वोकेबलरी जो होती है वो एक बहुत अच्छी आपकी इकट्ठी होती है, मतलब वर्ड्स आपके माइंड में रहना शुरू होते हैं। जब हम साइलेंटली पढ़ते हैं तो इसको हम एक मीनिंगफुल रीडिंग कहते हैं। अगर हम माने बात को कि एक जो आपकी एक अच्छी रीडिंग किसको मानते हैं, तो हम साइलेंट रीडिंग को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं, ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, डिटेल में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना। यहाँ से निकाल लेना, इंटेंसिव अगर याद ना रहे तो इन से इंटेंसिव और ई से आपका इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को आप पूरा एकदम डेप्थ में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो क्या होगी, आपकी इंटेंसिव रीडिंग होगी। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होगी आपकी, जैसे कि आपने किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, कोई नॉवल, कोई स्टोरी बुक, आप जस्ट फॉर प्लेजर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको उसकी डेप्थ से कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी क्या होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग होगी, ठीक है। प्रिडिक्शन इज सब स्किल ऑफ रीडिंग, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि प्रिडिक्शन जो है वो रीडिंग की सब स्किल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो टाइप्स ऑफ राइटिंग होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की आपकी राइटिंग होती है इसके बारे में बात करेंगे। एक होती है आपकी एक्सपोजिटरी राइटिंग, ये आपकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, एक्सप्लेन्ड होती है, फैक्चुअल बेस्ड होती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग में हमेशा क्या होगा, फैक्चुअल बेस्ड होगी। भाई आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया जाए और उसमें आपको क्या करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है उस टॉपिक के बारे में। आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ नहीं सकते, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी एक्सप्लेन्ड वे में और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगी। इसका मतलब जो ऑथर होगा उसका खुद का ओपिनियन जो वहाँ पे ऐड नहीं हो सकता है, जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें ऐड हो सकती है, उसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। जैसे कि आपने देखा होगा किसी प्लेस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप बहुत सारे ईडियम्स का, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अपना ओपिनियन उसके अंदर डाल सकते हैं आप, वो क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, ठीक है। किसी प्लेस के बारे में, किसी इवेंट के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो अपना ओपिनियन भी ऐड करते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, डिस्क्राइब करना। एक होती है आपकी परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग क्या होती है आपकी, जो कि आपकी कन्विंसिंग होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जो होती है वो आपकी क्या होती है, परसुएसिव राइटिंग होती है। एक तरीके से एक कन्विंसिंग आइडिया होता है उसके अंदर में। जैसे कि अगर भाई जो आपके विराट कोहली हैं, वो अगर आपकी किसी चीज़ की ऐड करते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है, तो अगर वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपना ओपिनियन बता रहे हैं वो, कि इसको मैंने यूज़ किया है इस प्रोडक्ट को और मेरा ये ओपिनियन है इसके बारे में, तो क्या है, कन्विंसिंग आपका आइडिया रहता है परसुएसिव राइटिंग में। नरेटिव राइटिंग क्या होती है, जो एक नरेटिव, नरेशन मतलब स्टोरी हो गया, आपका नॉवेल्स हो गया, नरेट करना, ठीक है, वो होती है आपकी नरेटिव राइटिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग पूछ लिया जाता है तो आपका क्या रहेगा, स्क्रिबलिंग रहेगा।
राइटिंग की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? स्क्रिबलिंग होती है। भाई इस तरीके की जो आड़ी टेढ़ी बच्चे जो होते हैं, जैसे ही आप उनके हाथ में पेंसिल देना स्टार्ट कर देते हैं, वो इस तरीके की आड़ी टेढ़ी दीवारों पे चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे बच्चों ने तो इतनी स्क्रिबलिंग कर रखी है कि पूरा घर भरा पड़ा है स्क्रिबलिंग से, है ना। तो उसको हम कहते हैं राइटिंग की फर्स्ट स्टेज स्क्रिबलिंग। उसके बाद आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? टू टेल द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स, ठीक है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? एक होता है किसी चीज़ की समरी बताना। समरी होता है कि उसी चीज़ को आपने कुछ कम शब्दों में लिख दिया। एक बड़ी स्टोरी आपने पढ़ी और उसको कम शब्दों में आपने छोटे में लिख दिया, उसको हम कहते हैं समरी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? हम समरी कहते हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये एक स्टोरी है, इसको आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ये भी आपका एक राइटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट है फोनीम। फोनीम क्या होता है आपका, इसके बारे में देखेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनीम को आप याद रखेंगे यहाँ से, फोन से। फोन से जब भी कोई चीज़ें रिलेटेड होती हैं, ज़्यादातर वो साउंड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फ़ोन में जैसे कि हम साउंड सुनते हैं, तो फोनीम क्या होती है आपकी? हिंदी में हम इसको कहते हैं स्वनीम, ठीक है। 44 आपकी होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोनीम के बारे में, जैसा कि आपने सुना होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जब साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं फोनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी। जैसे कि CH को हम बोलते हैं च, ठीक है। WH को हम बोलते हैं व। अब WHEN अगर लिखा है तो ये आपका वेन लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 3 फोनीम है। WH यानी व से, यहाँ से आपका ई, और ये आपका न, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फोनीम्स हैं जो मिल करके आपका वेन बनाते हैं। ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। मतलब अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो उसके बाद में कोई साउंड जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। के है, जैसे कि के का क्या साउंड रहेगा आपका? क साउंड रहेगा। तो ये क्या है? आपका फोनीम है, बट ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की। इसके बाद आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये ब्रेकेबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होती है? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट होगी आपकी लैंग्वेज की मॉर्फीम, और इसका एक और आपकी क्या है शर्त कि इसका मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है स्मॉलेस्ट यूनिट होने से काम चल जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका एक मीनिंग हो, ठीक है। यहाँ ME से ये खत्म हो रहा है, तो आप याद रखना MEANING, मीनिंग पे जाके इस बात को आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। मॉर्फीम क्या होता है? मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, यानी कि जैसे कि RAT रैट, ठीक है, CAT कैट, ये आपने जोड़ दिया, ये आपका क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी, जिसका एक मीनिंग है। अगर अब आप इसको तोड़ दें, RA और T को अलग कर दे, तो ना इसका मतलब बचेगा ना इसका मतलब बचेगा, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अब इससे ज़्यादा आप इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी ये मीनिंग की। मॉर्फीम के बारे में बात करें तो आपका मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज की। सिंटेक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सिंटेक्स को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य विन्यास, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस बनते हैं। शुड बी एट द करेक्ट प्लेस, ये सारी चीज़ें आपकी एक करेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए। ये आपका क्या है? सिंटेक्स है, यानी कि एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का होना। स्टडी ऑफ द रूल्स, रूल्स की स्टडी सिंटेक्स कहलाती है। जैसे अगर मैं लिखूँ आई ईट बनाना, ठीक है, आई ईट बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, जो मर्जी, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ तो ये क्या है? इसका एक सही सिंटेक्स है, ठीक है। ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे आई मैंगो ईट, तो ये क्या है? इसका सिंटेक्स सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है सिमेंटिक की। सिमेंटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग। सिमेंटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, ठीक है। मीनिंग की स्टडी करना लैंग्वेज में सिमेंटिक कहलाता है। व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग, जब बहुत एक सेंटेंस में सभी वर्ड्स का कोई मीनिंग होता है। जैसे कि सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता क्या है? एक अच्छी लड़की। यहाँ पे सीता का भी मीनिंग है, इज़ का भी मीनिंग है, ए का भी मीनिंग है, गुड का भी मीनिंग है, गर्ल का मीनिंग, मतलब एक पर्टिकुलर जो एक कंप्लीट सेंटेंस है उसमें हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग है, ठीक है। तो सिमेंटिक को हम कहते हैं हिंदी में अर्थ विज्ञान, ठीक है। इसमें कि आपका मीनिंग रहता है। इलिप्सिस होता है। इलिप्सिस क्या होता है आपका? इलिप्सिस ये आपकी 3 डॉट रहती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूँ कि आगे कुछ टू बी कंटिन्यूड, कई बार ऐसे लिखा हुआ आता होगा ना, टू बी कंटिन्यूड,
और इस तरीके से 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब आगे कुछ और आएगा। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स स्पेस सेविंग के लिए होता है ये आपका। ठीक है, 3 डॉट्स आपके स्पेस सेविंग के लिए, इंडिकेटिंग ओमिशन ऑफ द वर्ड्स। ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ वर्ड्स को ओमिट कर लिया गया है, कुछ वर्ड्स को निकाल लिया गया है सेंटेंस से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि फिर इस तरीके से ये लिख दिया आपने। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना मैसेजेस वगैरह में कि मतलब आगे श्योर नहीं है, कुछ आगे लिखा है, कुछ सोच रही है बट श्योर नहीं है आगे क्या बोलना है, तो ये आपका एलिप्सिस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके, जो कि आपके आते हैं होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, पैलिंड्रोम और पैराफ्रेजिंग। ये आपके कई सारी चीज़ें आती है। पैराफ्रेजिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे, ये मैंने लिख दिया होगा गलती से। होमोनिम क्या होते हैं आपके, होमोफोन क्या होते हैं, होमोग्राफ क्या होते हैं, तो याद रखेंगे इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। एक इनकी स्पेलिंग के बेसिस पे, एक इनकी प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे और एक इनके मीनिंग के बेसिस पे हम इनको अलग अलग में डिवाइड करते हैं कि कौन से होमोनिम है, कौन सा होमोफोन है। देखो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनके नाम से निकलती है। होमोनिम, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, होमोनिम का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, तो होमो मतलब सेम और निम मतलब कि नाम, जिसका सेम नाम हो, यानी कि सेम प्रोनाउंसिएशन होगी, यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन होगी। दूसरी बात, होमोनिम में क्या होगी आपकी, एक चीज़ और कॉमन है तीनों में, डिफरेंट मीनिंग होगा। इसका भी मीनिंग डिफरेंट होगा, इसका भी मीनिंग डिफरेंट होगा और इसमें भी मीनिंग डिफरेंट होगा। होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होगी जो सेम होगी, मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहेगा, चाहे स्पेलिंग सेम हो चाहे स्पेलिंग डिफरेंट हो, कुछ भी हो, मीनिंग हमेशा डिफरेंट रहेगा होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ में। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो गई। दूसरी इनके नाम से निकल जाएगी, यहाँ पे क्या है, सेम स्पेलिंग होगी। होमोफोन, फोन से मतलब साउंड, इसका मतलब आपका साउंड सेम रहेगा, साउंड सेम मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगी होमोफोन की भी। होमोग्राफ में क्या होता है आपका, ग्राफ यानी कि लिखने से रिलेटेड है, यानी कि लिखने में सेम रहेंगे, दैट मीन्स सेम स्पेलिंग रहेगी आपकी। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी, सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग होमोनिम में आएगा, सेम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग होमोफोन में आएगा, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग आपका किस में आएगा, होमोग्राफ में आएगा। ठीक है, इसकी एक मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें और अच्छे से समझा रखा है, अगर नहीं मतलब देखी हो तो ज़रूर देख लेना, बाकी इसमें भी समझ में आ जाएगा। होमोग्राफ में दो चीज़ें और, डिफरेंट मीनिंग होगा आपका, इसके अलावा एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी और बचती हैं। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग आपका होमोनिम का हो गया, लेकिन इसमें क्या रहेगा, सेम आपकी स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, होमोफोन में क्या होगा आपका, सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है, और आपका डिफरेंट मीनिंग होगा और डिफरेंट ही आपकी क्या रहेगी, स्पेलिंग रहेगी। इसमें होमोग्राफ में क्या होगा आपका, सेम स्पेलिंग रहेगी, डिफरेंट मीनिंग रहेगा और डिफरेंट ही आपकी क्या रहेगी, प्रोनाउंसिएशन रहेगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, फटाफट से समझ में आ जाएगा अब आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं होमोनिम की, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं बैट और बैट के बारे में। ठीक है, सेम आपकी क्या है, स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। एक बैट होता है आपका जो खेलने वाला बैट, दूसरा बैट आपका जिसको कि हम कहते हैं जो आपका बैट जो चमगादड़ होता है। ठीक है, आपका हो गया लेटर और लेटर। ठीक है, तो क्या है, सेम स्पेलिंग है बट दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम स्पेलिंग है, बट आपका मीनिंग डिफरेंट रहेगा। एक लेटर आपका अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश वाला लेटर और दूसरा आपका लेटर जो आपका लेटर होता है चिट्ठी आई वाला लेटर। ठीक है, ये हो गया आपका होमोनिम के एग्जांपल्स। होमोफोन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे सी और सी। ठीक है, दोनों का क्या है, सेम प्रोनाउंसिएशन है बट डिफरेंट स्पेलिंग है आपकी और डिफरेंट ही मीनिंग है आपका। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, सी यानी कि देखने वाला, सी यानी कि समुद्र वाला। ठीक है, जैसे कि हम बात करें WRIGHT राइट, और एक हम बात करें RIGHT राइट। ठीक है, दोनों में क्या है, सेम प्रोनाउंसिएशन है बट आपका क्या रहेगा, डिफरेंट मीनिंग रहेगी और डिफरेंट ही स्पेलिंग रहेगा। इन दोनों का मीनिंग आपको पता है दोनों को अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें होमोग्राफ के बारे में, होमोग्राफ क्या है, दोनों यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ यानी कि लिखे हुए सेम रहेंगे। तो मैं बात करूँ अगर एक एग्जाम्पल, एक होता है आपका मिनट MINUTE मिनट, दूसरा होता है आपका MINUTE। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, ये होता है आपका मिनट, ये होता है आपका माइन्यूट। ठीक है, दोनों की सेम स्पेलिंग होती है, सेम आपकी स्पेलिंग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की अलग होती है। ये आपका मिनट होता है, ये आपका माइन्यूट होता है। वो आप सेंटेंस के हिसाब से समझते हैं कौन सा मिनट लिखा हुआ, कहाँ पे माइन्यूट लिखा हुआ है। मिनट यानी आपको पता है मिनट वाला मिनट, माइन्यूट यानी कि कम, थोड़ा। ठीक है,
ऐसे ही आपका होता है बास, ठीक है, BASS, ये एक तरीके की मछली होती है, और ये होता है आपका बेस, ठीक है। दोनों की सेम स्पेलिंग है बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट मीनिंग है। ये आपका अनुष्का वाला बेस, बेबी को बेस पसंद है, और ये आपका बास, ठीक है, एक तरीके की फिश का नाम है, ठीक है। एक होते हैं आपके पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया डैड, मॉम, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे चाहे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लिखो इसको, बैक की तरफ जाओ तब भी, और अगर उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो यहाँ से तो MOM, मतलब सीधा और उल्टा दोनों की जो है सेम स्पेलिंग रहेगी, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। पैराफ्रेजिंग अभी मैंने आपको बताया था, राइटिंग का एक पार्ट है जिसमें आप चीज़ों को अपने वर्डिंग में लिखते हैं, वो आपका आता है पैराफ्रेजिंग में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। नोट टेकिंग क्या होता है आपका, नोट टेकिंग क्वेश्चन आता है यहाँ से आपका, नोट टेकिंग 6 सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। नोट टेकिंग क्या होता है आपका, जो आपका ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, जैसे कि मैं फिलहाल आपको वीडियो में बता रही हूँ और आप साथ साथ अपने अगर नोट्स बनाते जा रहे हैं तो वो क्या होगा आपका, नोट टेकिंग होगा, ठीक है। नोट टेकिंग होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैं बोल रही हूँ और आप अपने साथ साथ में बना रहे हैं, यानी कि लिसनिंग और राइटिंग में, ठीक है। नोट टेकिंग किस में आता है आपका, लिसनिंग और राइटिंग में आता है। आप कोई चीज़ सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आपका क्या होगा, नोट टेकिंग होगा। ये हमेशा क्या रहेगा, आप याद रखेंगे, ये हमेशा ड्यूरिंग द लेक्चर रहेगा। लेक्चर के दौरान आप अगर कुछ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, नोट टेकिंग होगा। नोट मेकिंग क्या होता है भाई, ड्यूरिंग रीडिंग, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अब आपने क्या किया, सीटेट का किसी बुक से पढ़ा, इस वाली बुक से पढ़ा, आपने एक बुक से पढ़ा, 2 से पढ़ा, 3 से पढ़ा, उन तीनों से पढ़ करके आपने कुछ कुछ पॉइंट्स निकाले वहाँ से और अपने खुद के नोट्स बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, नोट मेकिंग कहेंगे। टेकिंग यानी कि एज इट इज़ किसी चीज़ को ले लेना आपने, ठीक है, तो वो हो गया आपका नोट टेकिंग। और नोट मेकिंग यानी खुद से कुछ आपने अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग किया उसके अंदर में, उसको हम कहेंगे नोट मेकिंग आपका। लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं, जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, उनको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड या फिर कंटेंट वर्ड, ठीक है। जब भी आप इनको देखेंगे, इनका एक डिफरेंट, एक आपका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। जैसे कि आप लव कह लीजिए, आप हेट कह लीजिए, ठीक है, आप ब्यूटीफुल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स जो दुनिया भर में हैं आपके, वो आपके क्या हैं, जिनका एक अलग से मीनिंग होगा, वो आपके क्या रहेंगे, कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड रहेंगे। उसके बाद आता है आपका फंक्शन वर्ड, जो कंटेंट वर्ड के बीच में एक ग्रामेटिकल रिलेशन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शन वर्ड, मतलब कि इनका अपना एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपके कंटेंट वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है, हाउ एवर हो गया। ये वर्ड आया हुआ है आपका पेपर में, हाउ एवर जो है वो कैसा वर्ड है, तो आप क्या कहेंगे, एक फंक्शन वर्ड है, जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, लेक्सिकल वर्ड जो है, जितने मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट वर्ड, नहीं फंक्शन वर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइट वर्ड। साइट वर्ड क्या होता है, जो कि आपको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ठीक है, आपकी एक्टिव वोकेबलरी में होते हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपको रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं एक नज़र में आप पहचान लेते हैं, अच्छा इसका ये मीनिंग होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे ना, जिनको आपको चाहे इंग्लिश आती हो चाहे ना आती हो, तब भी आप उन वर्ड्स को पहचान लेंगे। भाई आपके सामने लिखा हुआ है लव, फट से आप देखते ही पहचान लेंगे, अच्छा इसका मतलब प्यार होता है, ठीक है। हेट, इसका मतलब नफरत होता है। गुड, इसका मतलब अच्छा होता है। बैड, इसका मतलब बुरा होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, साइड वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको आप देखते ही पहचान लेंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे इनको कि अच्छा इसका ये मीनिंग होता है, जिनका कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस की करने की आपकी ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है, कि आप इनको एनालिसिस करना पड़े आपको, जिनके लिए आपको डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके क्या होंगे, साइट वर्ड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं, या फिर कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इस बारे में बात करेंगे। मिनिमल पेयर्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनका कि साउंड जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है, मतलब ठीक है, 1 सिलेबल का अंतर होता है जिनके अंदर में, वो आपके मिनिमल पेयर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैट और रैट, ठीक है, दोनों का सेम सा साउंड है, सिर्फ ये एक यहाँ पे चेंज होने से, एक अल्फ़ाबेट चेंज होने से, एक सिलेबल चेंज होने से इन दोनों का मीनिंग बदल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका मिनिमल पेयर होगा, ठीक है। जैसे कि आपका टिप हो गया, टिप हो गया, डिप हो गया, ठीक है, लिप हो गया, ये सब क्या है आपके 1 सिलेबल से जिनका मीनिंग जो है बदल जाता है, वो आपके होते हैं मिनिमल पेयर। सिमेंटिक हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिंटेक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैं मतलब जो आती जा रही थी उसमें आपके प्रीवियस ईयर में, उनको मैं उठाती जा रही थी वर्ड्स को, तो ये आपका
आपका रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिप्थोंग के बारे में, डिप्थोंग ये क्या लिख दिया मैंने, पता नहीं, ये मतलब डिप्थोंग क्या होते हैं आपके, डबल वोवल साउंड होते हैं आपके, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया गलती से, ये टाइपिंग मिस्टेक है, डबल वोवल साउंड होते हैं, ठीक है। डिप्थोंग्स क्या होते हैं आपके, डबल वोवल साउंड होते हैं भाई, दो वोवल जिनमें सेम आपका साउंड आ रहा हो वो आपके क्या होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे, डिप्थोंग्स कहेंगे, डबल वोवल साउंड। जैसे कि सॉइल हो गया, ऑयल हो गया आपका, ठीक है, ये क्या होंगे आपके, डिप्थोंग्स होंगे। ठीक है, डबल वोवल साउंड्स को क्या कहेंगे हम, डिप्थोंग्स कहेंगे, ठीक है जी। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इतनी सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसा करके चल रही हूँ। जैसे कि ओ और आई का आपका एक ग्लाइड करके जो वोवल जाते हैं उनको हम कहते हैं डिप्थोंग। जैसे कि आपका कॉइन हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, जहाँ पे आई और ई जो है ये साथ में ग्लाइड करके जा रहे हैं, ठीक है। स्पॉइल हो गया आपका, ठीक है, बॉयल हो गया आपका, ये क्या है आपके, ये डिप्थोंग्स है। ओ और आई क्या है इसके अंदर में, डिप्थोंग है। आउट लिखें अगर हम, ओ यू टी आउट, पाउट, लाउड हो गया आपका, एल ओ यू डी, लाउड हो गया आपका, ये सारे क्या है आपके, डिप्थोंग्स हैं, ठीक है। मोनोप्थोंग क्या होते हैं, जिसमें कि सिंगल वॉवल का साउंड होता है, मोनो यानी कि सिंगल, ठीक है, मोनो यानी क्या हो गया, सिंगल, यहाँ याद रखना है आपको, और डाई यानी कि दो साउंड, दो वॉवल्स की साउंड आती है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट से मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होता क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होता है शिक्षण के सूत्र। भाई ट्राइड और टेस्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब इनको क्या किया गया है, ट्राइड किया गया है, पूरी तरीके से टेस्टेड सिद्धांत होते हैं आपके, जो कि शिक्षा में लागू होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिम्स जो थे, सूत्र थे, पहले मौजूद नहीं थे दुनिया में, पहले हुआ करते थे, पर इनकी जो संकलन किया, इनको जो इकट्ठा किया वो आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। ये नहीं कहूँगी कि इनकी खोज की, इन्होंने क्या किया, इसका संकलन किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को संकलन किया, जो कि हमारी टीचिंग में ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करें अगर हम, तो मैं बात करूं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल चीज़ों से, यानी ABCD से हम स्टार्ट करें, देन हम उनको वर्ड्स की तरफ लेकर के जाएं बच्चों को, तो क्या होगा, सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाना। जो बच्चों को सिंपली आती है उससे हम उनको डिफ़िकल्ट की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना, सरल से जटिल की तरफ लेकर जाना। प्लस माइनस इंटू सिखा दिया, उसके बाद आप उनको बोर्ड मास सिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात आ गई। सॉरी भाई, कुछ डिस्टर्बेंस था बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीज़ों से अमूर्त चीज़ों की तरफ आपका जो है शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। मूर्त क्या होती है भाई, जो बच्चा देख सकता है, छू सकता है, वो होती हैं आपकी मूर्त चीज़ें, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो शिक्षण होना चाहिए वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहिए। वही दोस्ती पढ़ा रहे हैं तो दोस्ती दोस्ती चिल्लाने की बजाय आप बताइए कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं, आपके साथ में जो आपके संगी साथी हैं, वो आपके दोस्त हैं, ठीक है, वो आपके दोस्त हैं, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं वो आपका हो गया। अगर आपको प्लस माइनस सिखाना है, आप 4 टॉफ़ियाँ ले लीजिए हाथ में, उससे सिखा दीजिए, ठीक है। 2 में 2 टॉफ़ी आपने और ऐड कर दी, आपका प्लस माइनस आपने सिखा दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो बिस्किट्स लेकर के गई थी मैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जिससे मैंने शेप सिखाई थी बच्चे को, ठीक है। मैड एंगल, ट्रायल एंगल, ये सब तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल बिस्किट्स में, तो उससे क्या है, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। तो कॉन्क्रीट चीज़ों से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आप उसको लेकर के जाएंगे। उसके बाद आती है एक और आपका मैक्सिम्स आता है, होल टू पार्ट, ठीक है। ये अलग से लिखना भूल गई मैं, मतलब इसी में डाल दिया मैंने, होल टू पार्ट आपका, ठीक है। यानी कि पहले आप होल दिखाते हैं बच्चे को, उसके बाद में उसको पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको एक संपूर्ण चीज़ दिखाई देती है, तो उसके बाद में वो पार्ट्स को देखना सीखता है। बड़ी सी दीवार है, आप बच्चे को उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदी दिखाएंगे, उसको नहीं दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा, वो बड़ी सी दीवार दिखाई देगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, होल टू पार्ट, मतलब आपने लॉयन और माउस की एक स्टोरी सुना दी बच्चे को, उसके बाद में आपने उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स निकाले, वर्ड मीनिंग्स निकाले, सिनोनिम एंटोनिम्स निकाले, यानी कि होल चीज़ पहले समझाई, उसके बाद में आप पार्ट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है होल टू पार्ट का। उसके बाद आता है नोन टू अननोन, यानी कि जो चीज़ बच्चा जानता है उससे आप उसको अननोन की तरफ लेके जाएं। भाई ए फॉर एप्पल सिखाना है आपको, एप्पल की स्पेलिंग सिखानी है, सारी चीज़ें सिखानी है। एप्पल नहीं पता बच्चे को, ए नहीं पता, अल्फ़ाबेट उसे नहीं पता, लेकिन उसने देखा हुआ है रेड कलर का ऑब्जेक्ट उसके घर में, ठीक है, ये वाला क्या होता है, एप्पल होता है।
आप उसको समझाओ, अच्छा बेटा ये तो तुमने खाया होगा, इसको एप्पल कहते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेट से ए से डिनोट करते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, APPLE होती है। नोन से उसको अननोन चीज़ों की तरफ लेकर जाना है, जो चीज़ें वो जानता है उससे आप उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नियर टू फार, ठीक है। नियर टू फार आता है आपका, यानी कि पास से दूर लेकर के जाना है, जो चीज़ें उसके पास में दिखने वाली हैं उससे आप उसको दूर की तरफ लेके जाएंगे। भाई क्लास में फ़ैन तो बच्चे को दिख रहा है ना, आप उसको दिखाओ, अच्छा ये फ़ैन है, ये इस तरीके से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फिर बताओ बिजली कैसे बनती है, किस तरीके से होता है, सब चीज़ें, सारी कहानी क्या है वो आप बाद में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि EVS में भी आप देखेंगे, EVS की बुक का नाम है आस पास, यानी कि उसके पास पास की चीज़ें हैं, तो वो रिलेट कर पाता है उन सब चीज़ों से, ठीक है। फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी कि मनोविज्ञान से आपका तर्क संगत की तरफ आपकी शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों की साइकोलॉजिकल जो नीड्स है, बच्चों की जो साइकोलॉजिकल लेवल है, बच्चे का कॉग्निशन लेवल, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, सब चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको लॉजिक की तरफ लेकर के जाएंगे। भाई एक छोटा बच्चा है, उसको आप ये थोड़ी ना है कि आप उसको फर्स्ट क्लास में आप उसको पाइथागोरस थ्योरम सिखाने बैठ जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली अभी उतना बड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, ठीक है, रेडी टू लर्न नहीं है, ठीक है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, तो आप उसको पहले वो चीज़ नहीं सिखाएंगे, हम उसको प्लस माइनस सिखाएंगे, सब चीज़ें सिखाएंगे, धीरे धीरे करके हम उसको लॉजिक्स की तरफ लेकर के जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस की तरफ, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, पार्ट्स टू होल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। भाई सबसे पहले आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को सिखाया, उसके बाद में आप उनको होल की तरफ लेकर गए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपने ABCD सिखाई बच्चे को, फिर उसके बाद में वर्ड्स फॉर्मेशन करना सिखाया, फिर सेंटेंस बनाना, फिर पैराग्राफ बनाना, फिर पूरी कहानी आती है। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस आपका, ठीक है, CTET का पेपर है आपका, 150 मार्क्स का आता है ना, लेकिन आपने क्या किया, इनको टुकड़ों में तोड़ दिया। अच्छा 30 मार्क्स का ये आता है, 30 का मेरा ये कंप्लीट हो गया, 30 का ये हो गया, तो क्या किया आपने, पार्ट्स बना लिए, पार्ट्स से होल की प्रिपरेशन हो गई आपकी, ठीक है, पार्ट्स टू होल आपका, ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपका, जो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, स्पेसिफिक टू जर्नल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कैसे लिखना भूल गई मैं इसको, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल, स्पेसिफिक टू जर्नल आपका, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन कह सकते हैं आप इसको। एग्जाम्पल्स जो है बच्चे के सामने आप पहले दो, इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चीज़ें आप पहले बताओ, एग्जाम्पल्स पहले बताओ, उसके बाद में आप क्या करना है, आपको उसको रूल की तरफ लेकर के जाना है। सबसे पहले उसको रूल्स नहीं दिखाई देते, रूल्स क्या है, लेकिन उसको एग्जाम्पल्स उसके आसपास के एनवायरनमेंट में उसको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है एक और प्रिंसिपल आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये डिसलेक्सिया, रीडिंग से रिलेटेड होता है। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होता है, रीडिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कि बच्चा वॉज को 100 पढ़ता है, ठीक है, W को M बता रहा है, 6 को 9 बता रहा है, 12 को 21 बता रहा है, इस तरीके की चीज़ें अगर बच्चे में है, गलती कर रहा है अगर वो रीड करने में, तो उसको क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा। डिसग्राफिया क्या होगा आपका, राइटिंग से रिलेटेड होगा। ग्राफ यानी कि ग्राफ को ना तो आप सुन सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ग्राफ पे क्या करते हैं, बनाते हैं ना चीज़ें, राइट करते हैं, राइटिंग से रिलेटेड होगा आपका डिसग्राफिया, ठीक है। राइटिंग में जिसको प्रॉब्लम होगी उसको डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से निकल जाता है, जिसको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होगी, ये प्लस है, ये इंटू है, ये माइनस है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होगी, उसको कहेंगे डिसकैलकुलिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होगा, मोटर स्किल से रिलेटेड होगा, ठीक है। भाई बच्चे की मोटर स्किल्स का ठीक तरीके से डेवलपमेंट ना हो पाना आपका किस में आएगा, डिस्प्रेक्सिया में आएगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, बच्चा ठीक से पेंसिल को पकड़ नहीं पाए, ठीक है, बहुत ही पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है बच्चे की, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ग्रॉस मोटर स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो उसका आई का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा फुटबॉल के साथ में, ठीक है। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसका बॉल के साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो बैट के साथ में बॉल का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, वो आपका क्या हो गया, डिस्प्रेक्सिया, मोटर स्किल से रिलेटेड है आपका, ठीक है। डिस्फेजिया यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बच्चे को आता तो सब कुछ है लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, 4 लोगों के बीच में बोलने में वो खुद को क्या करेगा, असमर्थ महसूस करेगा, स्टेज फियर रहेगा उसको, ठीक है, डिस्फेजिया रहेगा आपका। डिस्प्रेक्सिया पैर से याद कर सकते हैं, PR पैर, मोटर स्किल से रिलेटेड है, ठीक है। फेजिया, ठीक है, फेजिया यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका। ADHD क्या आता है आपका, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर,
यानी कि अटेंशन का डेफिसिट होना, यानी कि आपका ध्यान जो है बच्चे का एक जगह पर, आप अटेंशन उसका जो है नहीं ला पाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। भाई बच्चा एक्टिव हो ये ज़रूरी है, लेकिन बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है ना, आप होमवर्क करने बैठाएं, बच्चा एक जगह बैठ करके होमवर्क करें, किसी चीज़ को सीखें, किसी चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बच्चे की क्या होगी, फोकस की कमी रहेगी, अटेंशन जो होगा बच्चा एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पाएगा। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो मतलब एक टाइम पे एक जगह पर टिक के बैठ नहीं सकते, वो ऐसे रहते हैं, आपको 1 मिनट में यहाँ दिखेंगे वो आपको, ठीक है, वो होता है आपका ADHD। उसके बाद आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, चेंज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में वैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है, सारी चीज़ें भी आ सकती है, 2 से 3 चीज़ें भी हो सकती है। एक मेन चीज़ क्या होगी, ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले, चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आप इनको एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे, बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। एक कलर के कप में, मैंने जैसे कि बताया, एक कलर के कप में आप बच्चे को दूध दे रहे हैं रेड कलर में, नेक्स्ट डे आपने उसको ग्रीन कलर में दे दिया या बहुत दिन बाद में ग्रीन में दे दिया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं मुझे तो रेड में ही पीना है ना। तो वो हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि क्वेश्चन आपका बन जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। भाई क्या है आपका, मोटिवेशन होना बच्चे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एक सुपर हाईवे माना जाता है लर्निंग के लिए मोटिवेशन को। तो मोटिवेशन होना बच्चे के अंदर बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश को सिखाने के लिए स्पेशली आपको मोटिवेट करना ज़रूरी है बच्चे को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, बच्चा क्या है, इमिटेट करके सीखता है, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से चीज़ों को क्या करता है, इमिटेट करके सीखता है। इसमें एज ए टीचर हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा जो एक्सेंट है, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि बच्चा जो कुछ इमिटेट करे तो एटलीस्ट सही तो इमिटेट करे ना, है ना। बहुत सारे टीचर्स हम देखते हैं कि उनका खुद का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ठीक नहीं होता है। प्रोनाउंसिएशन को अगर प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं, ठीक है, स्कूल को मतलब स्कूल को स्कूल बोला जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा भी वही इमिटेट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट, ठीक है, एक पर्सन को प्रैक्टिस जो है, ड्रिल जो है, वो आपका परफेक्ट बनाता है। तो प्रिंसिपल है एक प्रैक्टिस का, बच्चे को प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी होता है। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं भाई एक बार क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होता, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो आपकी मेमोरी से वो चीज़ हटना शुरू हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको आपको इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना होता है। जैसे कि हम मानते हैं LSRW ये आपका इंटीग्रेटेड मैनर है। भाई बच्चे को लिसनिंग, स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग और उसके बाद में राइटिंग, तो तीनों जो चारों आपकी स्किल्स हैं उनको आपको इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टीचिंग होती है, टीचिंग एड्स, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। भाई आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 का अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग अलग आपका एप्टीट्यूड है, अलग अलग सीखने की क्षमता है, तो आपकी जो टीचिंग होनी चाहिए वो उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए। सबको एक डंडे से आपको नहीं हाँकना है। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, ये बहुत ही इफेक्टिव आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि यूजिंग मदर टंग का इस्तेमाल किया जाए। भाई बच्चा जो होता है मदर टंग की अपनी एक अच्छी खासी वोकेबलरी लेकर के स्कूल में आता है, वो खाली नहीं होता है, उसको मदर टंग आती होती है, तो उस मदर टंग का सहारा लेकर के आप उसको सेकंड लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं एक प्रिंसिपल में कि बच्चे की जो है ना हैबिट फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। भाई बच्चे की अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम देखने के लिए मिलती है, हमें सुनने के लिए मिलती है, मतलब ठीक है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में बहुत कम आपको इंग्लिश सुनने के लिए मिलेगी। भाई हैबिट ही नहीं होगी बोलने की, आपस में आसपास में भी अगर आप बोलोगे तो आपको 10 लोग चिढ़ाने लग जाएंगे, अच्छा ये ज़्यादा अंग्रेज बन रहे हैं ना। तो बच्चे की हैबिट में चीज़ों को लाना ज़रूरी है। कैसे लाएंगे, एज ए टीचर भाई आप उसको छोटे छोटे इनपुट्स देंगे इंग्लिश में, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे बच्चे भी बोलते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो इस तरीके की हैबिट फॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है, उसकी हैबिट में आ जाएगी चीज़ें तो लैंग्वेज को सीख जाएगा वो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, ये बहुत कमी रहती है अपने यहाँ पे कि हमें क्या होता है, ग्रामर के रूल्स रटवा दिए जाते हैं, सारी चीज़ें करवा दी जाती हैं, बस तो हमें ऑरल बोलने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, हमें बोलने के लिए उस लैंग्वेज को मौके नहीं दिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑरल अप्रोच पे भी ध्यान देना है बच्चे के। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जो भी चीज़ें आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे एज ए टीचर, भाई कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे बच्चे की जिससे कि उसका लैंग्वेज में इंटरेस्ट बन सके, ठीक है। जैसे हम अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं तो इसी तरीके से इंग्लिश के कुछ वर्ड्स फॉर्मेशन की एक्टिविटी आप रख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच रखनी चाहिए आपको कि बच्चा जो है आपको, जैसे इसको हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करना, भाई आपको एक नेचुरल ऐसा एक प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे कि बच्चा जो है, जैसे
नेचुरली एक्वायर कर लेता है, अपनी मदर टंग को नेचुरली एक्वायर कर लेता है, उसी तरीके से वो क्या करे, सेकंड लैंग्वेज को भी नेचुरली एक्वायर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग। ग्रामर का रोल क्या है, तो दो तरीके ग्रामर होती है आपकी, ट्रेडिशनल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर फॉर्मल ग्रामर होती है जो ट्रेडिशनल तरीके से आपको सिखाई जाती है। यहाँ पे इज़ आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, यहाँ पे दी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ये सब क्या होती है आपकी फॉर्मल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, इनफॉर्मल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर यानी कि जिसको आप कॉन्टेक्स्ट में सीख जाते हैं। अब आप फॉरेन में जाकर के अगर देखेंगे तो वहाँ बच्चे को ये सिखाया नहीं जाता है कि आपको ऐसे ग्रामर को यूज़ करना है। वहाँ पे बच्चे क्या है, जैसे हम लोग अपनी मदर टंग यहाँ एक्वायर कर लेते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको सीख जाते हैं अपने आप से, अपना यूज़ करते करते सीखते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, इसके अंदर में आपके दो मेथड होते हैं इसको सिखाने के। एक होता है आपका डिडक्टिव मेथड, एक होता है आपका इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं, जिसमें कि आपके रूल्स फर्स्ट होते हैं, रूल्स आपको बता दिए जाते हैं, रूल्स आपको रटवा दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको 4 लाइनें बोलनी पड़ जाएँ तो आप उसको नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सिर्फ बच्चों के साथ में नहीं, टीचर्स के साथ में भी ऐसा होता है। बहुत सारे टीचर्स देखे मैंने जिनको रूल्स सारे आते हैं ग्रामर के, लेकिन आप उनको 4 लाइनें बोलने के लिए कह दो इंग्लिश में तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, वो आपका हो गया डिडक्टिव मेथड। रूल्स रटवा दिए जाते हैं आपके, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में उसको बोलना नहीं आएगा। इंडक्टिव मेथड, जिसमें कि आपको क्या होता है, ग्रामर को सिखाने के इंडक्टिव मेथड यानी कि आपको कॉन्टेक्स्ट में सिखाई जा रही है चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें सिखाई जा रही हैं। भाई आपको एक टॉपिक दे दिया, अच्छा आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप वहाँ पे मतलब मेहमान आए हैं, आप मेज़बान हो, आप मेहमान हो, आपकी बातें हो रही हैं, आप मतलब बातें करो। एक टॉपिक दे दिया आपको और उसमें आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे आप उस टॉपिक में आप बोलते बोलते सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड टेक्निक क्या होगी, इसको हम कहते हैं बाइलिंगुअल या फिर सैंडविच टेक्निक भी कहा जाता है। यानी कि जैसे आपने पहले इंग्लिश बोला, बीच में आपने मदर टंग या हिंदी भाषा का यूज़ किया और फिर आपने इंग्लिश में बोला। जैसे कि मैंने बोला आपको व्हाट इज़ योर नेम, मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, देन आपने पूछा आपका नाम क्या है, एंड फिर व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सैंडविच टेक्निक हो गया। यानी ऊपर आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है, बीच में आपकी हिंदी या मदर टंग और फिर आपकी टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सैंडविच टेक्निक। सैंडविच में भी ये होता है ना, यहाँ पे ब्रेड और यहाँ पे बीच में मसाला होता है, या तो यहाँ पे क्या होता है, मसाले की जगह पे मदर टंग होती है आपकी। कोरिलेटिव मेथड, कोरिलेटिव मेथड क्या होता है, जब आप चीज़ों को रिलेट करके सिखाते हैं बच्चे को, उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं आसपास की उसकी, उससे आप उसको रिलेट करके सिखा रहे हैं ग्रामर को, तो आपका हो गया कोरिलेटिव मेथड। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को फटाफट से देख लेते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका ऑडियो विजुअल। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है ऑडियो एड्स। ठीक है, ऑडियो एड्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे कि बहुत सारी एड्स होती हैं आपकी, टीचिंग एड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, एड्स जो होती हैं। ऑडियो एड्स में कौन कौन सी आती है, जैसे आपका रेडियो हो गया, आपका ग्रामोफोन हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, आपका हेडफोन हो गया, ये सारी जिसको कि सुनकर आप चीज़ें सीखते हैं, ऑडियो एड्स हो गया आपका। विजुअल एड्स कौन कौन सी होती है, जिसको आपकी देख करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, मैप हो गया। भाई आपने क्या किया, चीज़ों को आपने पोस्टर बना करके सिखा दिया बच्चों को, एनवायरनमेंट के बारे में आपको कुछ सिखाना है, आप पोस्टर बना करके ले आए, आपने सिखा दिया। चार्ट्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू आपने सिखा दिया, ग्राफिक के थ्रू आपने सिखा दिया। ठीक है, तो आपका विजुअल हो गया। ऑडियो विजुअल क्या होता है, जिसमें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया, आपका फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाते हैं आपके। एक होता है आपका लैंग्वेज लेबोरेटरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, जहाँ पे लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होता है आपका, एक आपको हेडफोन दिया जाता है और लैंग्वेज का वहाँ पर एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें कि लैंग्वेज को सीखा जाता है। लैंग्वेज आपको हेडफोन दे दिया, वहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है वो आपको सुनना होता है, सुन करके उसको कॉम्प्रीहेंड करके उसके बाद में आपको वहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, सुनना सिखाया जाता है, तो सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रियल ऑब्जेक्ट STLM। रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको सिखाया जाता है, तो वो क्या होगा, आपका रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको सिखाया जाना है, रियल ऑब्जेक्ट TLM हो गया। भाई किसी भी तरीके से आप कहीं बाहर आप लेकर चले गए बच्चे को और रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप सिखा रहे, ट्री के बारे में बताना है, आप गार्डन में लेके चले गए, ये देखो ये ट्री है, इसके ये पत्ते हैं, ये जड़ है, ये तना है, रियल ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी आपका एक TLM हो गया। ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जितना हमने देखा, कोरोना आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन आपकी टीचिंग नहीं रुकी। ठीक है, क्या हो गया, ICT यानी कि इंटरनेट से सीखना, PC, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ई बुक्स आपकी किस में आ गई, आपकी ये सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके
ICT में आगे। उसके बाद आती है आपकी टेक्स्ट बुक, जो कि आपकी हमेशा से आपकी संगी साथी चली आ रही हैं पुराने ज़माने से, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपका TLM, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, टेक्स्ट बुक को हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स की तरह लेना होता है, सर्वे सर्वा नहीं है, सब कुछ नहीं होती है टेक्स्ट बुक, एक सिर्फ आपकी सोर्स होती है, ठीक है, रिसोर्स होती है जिससे कि आप चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रेमेडियल टीचिंग के बारे में, रेमेडियल टीचिंग आपकी क्या होती है, तो सबसे पहले आती है आपकी डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या टीचिंग कह लीजिए। डायग्नोज में क्या करते हैं हम, सबसे पहले पता लगाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में गलती कर रहा है, कहाँ पे उसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि कोई गैप रह गया है उसकी लर्निंग में या उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो उसको डायग्नोज करना, जैसे कि डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है, ठीक है, नहीं जैसे कि लैब वाला आपको डायग्नोज करता है, डॉक्टर आपको खुद देखता है, पहले आपकी नब्ज पकड़ के नहीं समझ में आया, लैब वाले के पास भेजेगा, लैब वाला आपको डायग्नोज करेगा। लेकिन डायग्नोज में आप याद रखना, क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से कि डायग्नोज में क्या चीज़ें आती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियों का पता लगाना आता है डायग्नोज में, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी रेमेडी दी जाती है आपको रेमेडियल टीचिंग में, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए रेमेडियल टीचिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो आपकी डायग्नोस्टिक टीचिंग पर निर्भर करती है। पूछा गया क्वेश्चन है आपका सीटेट में कि रेमेडियल टीचिंग की सफलता किस पे निर्भर करेगी, तो डायग्नोस्टिक पे निर्भर। भाई आपका जब तक आपका टेस्ट ठीक से नहीं होगा तब तक आप रेमेडी ठीक से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है आपकी, जब आप पता करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जब आप बच्चे को रेमेडी देते हैं, जब आप उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं कि अच्छा इस बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो हमें यहाँ पर इसको रेमेडी देने की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रेमेडियल टीचिंग में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। ये आपके टॉपिक्स थे जो मैं सारे करवा चुकी हूँ। इसके अलावा एक आता है आपका CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। क्या होता है आपका, इसमें ये होता है कि बच्चे का इवैल्यूएशन जो होता है आपको एकदम टर्म के एंड में नहीं करना होता है, आपको क्या करना है उसका, आपको कंटिन्यूअस यानी कि सतत और आपका व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको उसके सारे एस्पेक्ट को जांचना होता है। भाई बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से ना जांचा जाए, उसकी बाकी स्किल्स को भी हमें देखना होता है, उसको हम कहते हैं CCE आपका, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक कंप्लीट रिवीजन था आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। और सारी वीडियो ज़रूर देखना, एक एक पॉइंट मैंने आपका प्रीवियस ईयर से निकाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।